हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है पाठ्यक्रम अध्ययन, जिसमें हम यूनिट 5 देखेंगे, दैनिक पाठ्यक्रम को आकार देने वाले प्रभाव। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जैसे कि देखेंगे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि बालक के लिए समाज की आवश्यकता एवं विस्तृत लेख लिखिए। फ्रेंड्स, इसमें जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी समाज का स्वरूप, जिसमें देखेंगे कि जन्म के समय बालक सांस लेता हुआ मांस का पिंड होता है, लेकिन जन्म के पश्चात धीरे धीरे उसके आकार एवं मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जब बालक जन्म लेता है और सांस लेता है तो वह मांस का पिंड होता है, लेकिन समय के साथ साथ वह धीरे धीरे उसके आकार और मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। आगे देखेंगे, इसके अतिरिक्त बच्चे में संवेगात्मक नियंत्रण एवं सामाजिक कुशलता भी विकसित होती हैं। आयु के साथ साथ बालक कुशल मानव में परिवर्तित होता है। इसमें बताया गया है कि बच्चे में संवेगात्मक नियंत्रित मानसिक कुशलताएं भी विकसित होती हैं और बालक में कुशल मानव में वह परिवर्तित होता है। इसका संबंध बाहर के समाज के साथ भी स्थापित होना शुरू हो जाता है और सामाजिकरण की प्रक्रिया में वह शामिल हो जाता है। सामाजिक विकास की विभिन्न सीमाओं को वह लांघते हुए सामाजिक परिपक्व की तरफ अग्रसर होता चला जाता है। विभिन्न कारक सामाजिक विकास में अपना योगदान करते हैं और जिससे विकास को विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास की भिन्नताओं को समझने हेतु सर्वप्रथम सामाजिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि बालक के लिए वह बालक है जो उसके लिए अधिक विभिन्न सीमाओं को वह लांघते हुए सामाजिक परिपक्व की तरफ अग्रसर होता है और विभिन्न कारक के कारण सामाजिक विकास में वह अपना योगदान करता है, जिससे सामाजिक विकास की विभिन्न योग्यताओं को समझने हेतु सर्वप्रथम सामाजिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करना यह अति आवश्यक है। यह समाज का स्वरूप है। आगे जो हेडिंग देखेंगे वो बनेगी बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि। इसमें देखेंगे, इसमें जो हेडिंग बनेगी समाज द्वारा विद्यालय की स्थापना करना। इसमें देखेंगे कि समाज बालक के सर्वांगीण विकास का कर्तव्य होता है। जो समाज है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए कर्तव्य होता है। और इसमें देखेंगे कि वह स्कूल की स्थापना करे, वह उस परिवेश में सृजन करे जिससे विद्यालय में रहकर बालक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास कर सके। इसमें बताया गया समाज द्वारा विद्यालय की जो स्थापना की जाती है उसमें बालक अध्ययन कर सके तथा शारीरिक मानसिकता का उसका विकास भी हो सके। आगे देखेंगे, विद्यालयों की स्थापना करके समाज स्कूलों की सहायता से बालक का शारीरिक विकास करना बहुत आसान हो जाता है, जिससे बालक को खेल कूद के निरंतर अवसर भी मिलते हैं और इससे अच्छा शारीरिक विकास भी होता है और बालक को व्यायाम करने के अच्छे अवसर भी मिलते हैं। आगे देखेंगे विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए बालक यहाँ पे है बौद्धिक विकास होता है। इससे जब बालक को अनुशासन की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे उसे आत्मानुभूति होती है तथा उसका विकास भी होता है। आगे देखेंगे, स्कूलों में बालक को पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्येतर क्रियाएं करने का भी अवसर प्राप्त होता है। आगे इसमें देखेंगे, आगे जो हेडिंग बनेगी अनौपचारिक शिक्षा साधनों की व्यवस्था करना। इसमें देखेंगे कि समाज का कर्तव्य है, इसे बताया गया कि समाज का कर्तव्य है कि वह बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास के लिए विद्यालयों के अलावा अनौपचारिक यहाँ पे संस्थाओं हैं, अनौपचारिक संस्थाओं की स्थापना करें और स्थान स्थान पर व्यायामशालाएं, अखाड़े, खेल कूद के मैदान, पार्क, चिकित्साओं की स्थापना करें। आगे देखेंगे, जिससे बालक के स्वास्थ्य में लाभ होगा और विभिन्न प्रकार की यहाँ पे बीमारियां हैं, बीमारियां से भी उसको छुटकारा मिलेगा। पौष्टिक भोजन और पोषण की शिक्षा व्यवस्था भी समाज में जरूर करें और इस व्यवस्था केवल यह व्यवस्था जो है वो बच्चों के लिए नहीं बल्कि युवाओं और वृद्धाओं के लिए भी आवश्यक है, जो अनौपचारिक शिक्षा साधनों की एक विशेष भूमिका निभाता है। आगे देखेंगे, आगे जो हेडिंग बनेगी वह बनेगी शारीरिक श्रम के प्रति आदर की भावना पैदा करना। इसमें देखेंगे कि आधुनिक भारतीय युवक पढ़ लिख कर ऐसा हो गया है
कि वह किसी की तरह शारीरिक श्रम बचने का प्रयत्न करता है। अभी तक वे शारीरिक श्रम को महत्व को नहीं समझ पाए हैं और देश की आधुनिक यहाँ पे समस्याएं हैं, आधुनिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए शारीरिक श्रम अत्यंत आवश्यक है और भारत कृषि प्रधान देश है। इसमें जो बताया गया है कि आधुनिक भारतीय युवक पढ़ लिख कर ऐसा हो गया है कि वह किसी तरह से जो शारीरिक श्रम है वह उससे बचना चाहता है और अभी तक शारीरिक श्रम को जो महत्व को वह अभी तक नहीं समझ पाया है। आगे इसमें देखेंगे, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो देखेंगे, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षक को समझाइए और उसकी भूमिका के बारे में बताइए। और उसकी यहाँ पे उसकी भूमिका के बारे में बताइए। आगे इसमें जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी अध्यापक की सामाजिक पृष्ठभूमि। उसमें देखेंगे कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो समाज में अध्यापक का स्थान है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक यहाँ पे पीढ़ी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं, तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने के लिए सहायता देता है। यह जो बात कही गई है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा यह बात कही गई है। आगे इसमें जो हेडिंग बनेगी वह देखेंगे, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें देखेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बौद्धिक परंपराएं तथा तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। आगे देखेंगे, एक सच्चा अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है। जो उन्होंने बताया है कि जो एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया है कि एक सच्चा अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में लिखा गया है कि एक अध्यापक कभी भी वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा सकता है जब तक वह स्वयं यहाँ पे लिखा जब तक वह अभी सीख ना रहा हो। यहाँ पे है अभी वह सीख ना रहा हो। आगे देखेंगे, एक दीपक दूसरे दीपक को कभी प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक कि उसमें अपनी ज्योति जलती ना हो। यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। आगे देखेंगे, शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण, संरक्षण एवं संवर्धन का प्रमुख साधन है अतः किसी भी देश की शिक्षा वहाँ की संस्कृति के संदर्भ में समझी जा सकती है। शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है और वस्तुतः वही हमारी संस्कृति के भविष्य का संरक्षक है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने शब्दों में बताया है। आगे देखेंगे, आगे है कि शिक्षक एक दार्शनिक है। जिसमें हेडिंग बनेगी कि शिक्षक एक दार्शनिक है। उसमें देखेंगे कि शिक्षक एक दार्शनिक से आशय यहाँ की शिक्षक अपने विषय को पूर्ण स्वामित्व रहना चाहिए। आगे देखेंगे, शिक्षक को विषय में आधुनिक ज्ञान से परिचित होना चाहिए। आवश्यक होता है कि विषय के प्रति रुचि, सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है, शोध कार्यों में एक प्रभावशाली शिक्षा के लिए पाठ्य वस्तु स्वामित्व को एक सशक्त घटक पाया जाता है। आगे देखेंगे, जिस शिक्षक को अपने विषय पर पूर्ण ज्ञान होता है वही एक प्रभावशाली शिक्षक होता है। यह शोध का निष्कर्ष होता है और यह दार्शनिक से अभिप्राय विषय के ज्ञान से है। जो शिक्षक का दार्शनिक है वहाँ पे दार्शनिक से अभिप्राय विषय के ज्ञान से है कि शिक्षक को विषय का ज्ञान होना चाहिए जिससे उसे बच्चों के प्रति रुचि और सकारात्मक अभिवृत्ति है वो लानी चाहिए। आगे देखेंगे, शिक्षक एक निर्देशक। इसमें देखेंगे कि शिक्षक को अपनी पाठ्य पुस्तक के शिक्षण होने के साथ यह जरूरी होता है कि वह छात्रों को सीखने की कठिनाइयां हैं उनको समझे, उनका समुचित उपचार के लिए निर्देशन का प्रदान करे
और शिक्षक छात्रों के अधगम को कठिनाइयों को वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक ढंग से उनके उपचारों तथा शिक्षण की व्यवस्था कर सकता है और इस प्रकार कमजोर बालकों की सहायता करके वह कक्षा को उनके साथ साथ चला सकता है। इसमें जो शिक्षा का निर्देशक उसमें बताया गया है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण होने के साथ यह जरूरी है कि वह जो छात्र हैं उनकी कठिनाइयों को समझे, उनका उपचार करे तथा उन्हें वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने का वह उन्हें प्रयत्न करे और छात्रों की जो कठिनाई है उनका निदान करे और उपचार शिक्षण में व्यवस्था में उसको व्यवस्था कर सके और जो कमजोर बालक है उनकी सहायता करे, उन्हें कक्षा के साथ उसे उनको चला सके। आगे देखेंगे, आगे जो हेडिंग बनेगी शिक्षक छात्रों का मित्र। इसमें देखेंगे कि शिक्षक को कक्षा में छात्रों के प्रति सहानुभूति व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे छात्र शिक्षक को अपना हितैषी समझे और अपनी कठिनाइयों को बिना किसी संकोच से शिक्षक के सम्मुख रख सके, जिनका निराकरण शिक्षक सहानुभूति से करे और विद्यार्थी अपनी अधिगम कठिनाइयों के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी शिक्षक के समक्ष रख सके तथा उन्हें उचित प्रकार की दिशा निर्देशन प्रदान कर सके। जो शिक्षक छात्रों का मित्र है उसमें हेडिंग में है बताया गया है कि जो शिक्षक है कक्षा में छात्रों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करे और जो छात्र है शिक्षक को अपना हितैषी समझे, अपनी कठिनाइयों को बिना संकोच के शिक्षक के सम्मुख रखे, जिससे वह उनका निराकरण कर सके और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी शिक्षक के समक्ष रखें, जिससे वह उनका उचित प्रकार से निर्देशन कर सके। आगे देखेंगे, आगे जो हेडिंग बनेगी शिक्षक एक नेता है। देखेंगे कि शिक्षक अपनी कक्षा का नेता भी होता है। आगे देखेंगे वह समस्त विद्यार्थियों को शैक्षिक क्षेत्र नेतृत्व प्रदान करता है, उनके कार्यों में सहयोग तथा समन्वय करने का प्रयत्न करता है। एक नेता की तरह भी हितों पर वह ध्यान रखता है और छात्रों के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। आगे देखेंगे कि बालकों की उपलब्धियों में उसको प्रशंसित मिलती है, क्योंकि शिक्षा का संबंध एक विद्यार्थी विशेष से ना होकर संपूर्ण कक्षा उपलब्धियों से होता है और कक्षा अच्छी उपलब्धियों से गौरव महसूस करता है। आगे जो इसमें बताया गया कि शिक्षक एक नेता है, जिसमें यह बताया गया कि शिक्षक अपनी कक्षा का नेता भी होता है और वह नेतृत्व करता है और वह उनके कार्यों में सहयोग करता है और समन्वय करने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। आगे देखेंगे कि विद्यार्थी विशेष न होकर वह संपूर्ण कक्षा की उपलब्धियों पर ध्यान देता है। आगे देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो देखेंगे कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, प्रभाषित कीजिए। इसमें जो हेडिंग बनेगी विद्यालय पाठ्यक्रम, उसको देखेंगे कि शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया कही जाती है। जो शिक्षा है वह एक विकास की प्रक्रिया कही जाती है, जिससे बालक बहुमुखी सर्वांगीण विकास का प्रयत्न किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षण अनुदेशक तथा प्रशिक्षण क्रियाओं को प्रयुक्त करते हुए जिनमें विद्यार्थियों की अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पे कि शिक्षक क्रियाओं का संपादन का आधार पाठ्यक्रम विषय वस्तु होती है। पाठ्य वस्तु विकास के लिए एक प्रमुख साधन है, किंतु अतीत इसे साध भी माना जाता है। आगे देखेंगे क्योंकि अध्यापक अपनी शिक्षण क्रियाओं द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे छात्रों को नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे उन्हें कुछ करना भी पड़ता है और यह परिणाम होते हैं कि अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है और वह सीखते हैं और सीखने में व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक होता है। जो विद्यालय पाठ्यक्रम है उसमें बताया गया कि शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, जिसमें वह बहुमुखी और श्रमणीय विकास का प्रयत्न किया जाता है, जिसमें शिक्षण के अनुदेशा तथा प्रशिक्षण क्रियाओं का प्रयुक्त किया जाता है, जिससे उसकी अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके तथा पाठ्य वस्तु विकास के लिए प्रमुख साधन है, जिसे अतीत के साधन भी माना जाता है। छात्रों के नए नए उन्हें अनुभव होते हैं, जिन्हें वह परिणाम भी उनमें आते हैं तथा इनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है, उनके सीखने में व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। आगे देखेंगे फ्रॉवेल के अनुसार देखेंगे
कि पाठ्यक्रम को समस्त मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभवों का सार समझना चाहिए। फ्रावेल लिखते हैं कि पाठ्यक्रम को समस्त मानव जाति के लिए ज्ञान एवं अनुभवों का सार समझना चाहिए। आगे देखिए जॉन डीवी के अनुसार लिखिए वह क्या लिखते हैं कि सीखने का विषय पाठ्यक्रम पदार्थ, विचारों तथा सिद्धांतों का चित्रण है जो कि उद्देश्यपूर्ण लगातार क्रियान्वयन के साधन या बाधा के रूप में आ जाती हैं। आगे इसमें जो बताया गया है कि सीखने के लिए पाठ्यक्रम पदार्थ और विचार सिद्धांतों का चित्रण है जो कि उद्देश्य लगातार क्रियान्वयन के साधन में बाधा के रूप में आ जाते हैं। यह जॉन डीवी लिखते हैं। आगे देखेंगे, आगे है कि भारतीय स्कूलों को शिक्षा के प्रभावशाली साधन बनाने के लिए सुझाव। इसमें देखेंगे अन्य साधनों का यहाँ पे सहयोग है, यहाँ पे सहयोग लिखा है कि सहयोग। इसमें देखेंगे आगे कि भारतीय विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने हेतु परिवार, समुदाय एवं राज्य आदि समस्त शैक्षिक मापने का अधिक से अधिक सहयोग मिलना चाहिए। आगे देखेंगे बालक के व्यक्तित्व पर बल। आगे जो हेडिंग बनेगी देखेंगे, भारतीय विद्यालयों में अब पाठ्यवस्तु के साथ साथ बालक के व्यक्तित्व को भी अधिक महत्व देना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व पर बात करने का अभिप्राय उसकी आवश्यकताओं एवं रुचियों और अभिरुचियों एवं क्षमताओं को ध्यान में रखने से है। जो बालक का व्यक्तित्व है उस पे बालक की आवश्यकताओं और रुचियों क्षमताओं पर ध्यान रखने से है। इसको जन्मजात शक्तियों तथा यहाँ पे योग्यताओं है, यहाँ पे योग्यताओं है कि योग्यताओं को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित किया जाना, ना कि ज्ञान के, यहाँ पे ज्ञान है कि ज्ञान के बाहर रूप में उन्हें बलपूर्वक थोपना, ऐसा नहीं है। बालक के व्यक्तित्व पर बल। भारतीय विद्यालय में पाठ्यपुस्तक के साथ साथ बालक के व्यक्तित्व पर अधिक महत्व देना चाहिए। इसे बताया गया है कि बालक के बाद व्यक्तिगत पर बल देने का यहाँ पे है, व्यक्तिगत पर बल देने का अभिप्राय उसकी योग्यताएं और रुचियों की क्षमताओं पर ध्यान रखने से है, जिसमें उनकी योग्यताएं की आवश्यकता पूर्वक विकसित किया जाना चाहिए और उनके बाहर के जो ज्ञान है उनको बलपूर्वक उन पे ठूसना नहीं चाहिए। आगे देखेंगे लचीला पाठ्यक्रम। इसमें देखेंगे, इसमें जो हेडिंग बनेगी लचीला पाठ्यक्रम, उसमें देखेंगे कि भारतीय पाठ्यक्रम की रचना। आगे देखेंगे इसमें भारतीय पाठ्यक्रम की रचना स्थानीय दशाओं और यहाँ पे जीवन की आवश्यकताओं तथा बौद्धिक विकास आदि महत्वपूर्ण, यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इस प्रकार पाठ्यक्रम यहाँ पे लचीला होना चाहिए और शिक्षक को इस बात का यहाँ पे ध्यान होगा, इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यहाँ पे है हुआ इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जिससे उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सके। आगे देखेंगे व्यवहारिक ज्ञान पर बल। देखेंगे इसमें कि भारतीय स्कूलों को पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा जीवन उपयोगी, लाभप्रद, रचनात्मक, व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल देना चाहिए। इस हेतु पाठ्यक्रम को जीवन के अनुभवों पर आधारित रहना चाहिए, जिससे बालक इस अनुभव को सक्रिय होकर स्वयं पूर्ण करे और उसके व्यवहारिक जीवन में लाभदायक सिद्ध होता है। संक्षेप में हमारे विद्यालय में जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है उसे देखेंगे कि विद्यालय की भौतिक स्थिति का शिक्षा पर प्रभाव बताइए। देखेंगे कि विद्यालय की भौतिक स्थिति, इसमें देखेंगे कि भारत का साधारण विद्यालय युवकों में उचित आदतों का निर्माण करने में, उनकी प्रकृति से जो कुछ भी मूल्यवान है उसका उचित तरह से उपयोग करने में तथा उसकी सृजनात्मकता प्रवृत्तियों की रचनात्मक मांगों में लगने से
असफल है। आगे देखेंगे, हमारे विद्यालय में केवल पाठ्य विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है इत्यादि। छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान की यहाँ पे ज्ञान की यहाँ पे यहाँ ज्ञान की यहाँ पे है ज्ञान की चेष्ट की जाती है। यहाँ पे चेष्ट ज्ञान की चेष्ट की जाती है तथा स्मृति पर बल दिया जाता है और वे उपाधि प्राप्त करने के साधन यहाँ पे साधन समझ लिए जाते हैं और यहाँ केवल परीक्षा पास करने के अलावा शिक्षा का अन्य कोई ध्येय नहीं माना जाता है। इन विद्यालयों में बालकों की स्वतंत्रता, कार्य के प्रति प्रेम की भावना को गौण माना जाता है, लेकिन यह दिशा पाश्चात्य देशों में नहीं। वहाँ विद्यालय और बालकों दोनों कल्याण के लिए यह प्रयासरत रहते हैं। यह विद्यालय की भौतिक स्थिति में यह बताया गया है। आगे देखेंगे, शैक्षिक विधि का अपरिवर्तित रूप। इसमें देखेंगे कि छात्र के लिए चाहे वह किसी बौद्धिक लब्धि का हो या एक सी यहाँ पे है या एक सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक भारतीय विद्यालय में शिक्षण विधियों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। शिक्षा देने के लिए विधि एक रूप से सभी प्रकार के विचारों के साथ विषयों के साथ प्रयोग की जाती है। आगे देखेंगे, आरोचक पुस्तकीय ज्ञान तथा खेल द्वारा शिक्षा का अभाव। इसमें देखेंगे कि हमारे सभी विद्यालय आरोचक पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देते हैं। वे खेल द्वारा शिक्षा के सिद्धांत की अवहेलना करते हैं। उनमें शिक्षा पुस्तक पढ़ाने से आरंभ होती है और पुस्तक पढ़ने तक ही अंत उसका होता है। जो आरोचक पुस्तकीय ज्ञान है उसमें बताया गया है कि बालक की जो खेल द्वारा शिक्षा के सिद्धांत है उसकी अवहेलना की जाती है और शिक्षक है वो पुस्तक पे ही आरंभ करते हैं और पुस्तक पे ही अंत करते हैं। आगे इसमें जो हेडिंग बनेगी वह देखेंगे, सृजनात्मकता रचनात्मक क्रियाओं का अभाव। देखेंगे इसमें जो हेडिंग है, देखेंगे कि हमारे विद्यालय और यहाँ पे बालकों है कि बालकों को सृजनात्मकता और रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने में भी असफल है। इनमें कोई भी इस तरह की क्रियाएं नहीं होती हैं जो बालक में सृजनात्मक प्रवृत्ति पर उचित प्रदर्शन करे और उन्हें अवसर दे। परिणाम यह होता है कि वह अवरोध हो जाता है और वे विकास के लिए पहले से ही समाप्त हो जाती हैं। जो सृजनात्मकता और रचनात्मक क्रियाओं का अभाव है उसमें लिखा है कि हमारे विद्यालय बालकों को सृजनात्मकता तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किए जाने में असफल है, क्योंकि इस तरह की क्रियाएं नहीं होती हैं जो बालकों में सृजनात्मकता प्रवृत्तियों का उचित प्रदर्शन करे और उन्हें अवसर दे। यह परिणाम होता है और उनका अवरोध हो जाता है तथा वह विकास में होने वाली जो है वह क्रियाएं वह समाप्त हो जाती हैं।